तो चलो भाई साहब जल्दी से 5 मिनट पूरा का पूरा रोटेशन हम लोग काम की चीजें फॉर्मूला यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स है तो सबके एम आर स्क्वायर निकालो, सबको छोड़ दो। उसके बाद आता है एक्सटेंडेड बॉडी में, एक्सटेंडेड सबसे पहले आती है रॉड में अगर बोलूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बोलोगे सर एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। सपोज मैं इसको यहां से छोड़ दूं, ध्यान से दे, तो ये ऐसे घूम रही है 1 एंड के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। अगर आप रिंग के बारे में बात करो तो ऐसी एक्सिस जो कि रिंग के सेंटर से पास कर रही है और रिंग के प्लेन में है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, क्योंकि सारा का सारा मास आर डिस्टेंस दूरी पर है। रिंग यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, इन ऑल द केसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। और अगर ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर मैं तुझसे पूछूंगा इसके अबाउट बता दे तो इसके अबाउट हो जाएगा वैसे एम आर स्क्वायर बाई 4, इसके अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। वही अगर ये रिंग होता तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का अबाउट हो जाता है एम आर स्क्वायर, और अगर तुझसे पूछा जाता इस एक्सिस का अबाउट बता दे तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसके अबाउट हो जाता मेरे भाई एम आर स्क्वायर बाई 2। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर का कोई सा भी एक्सिस हो जो उसके प्लेन में है और उसके सेंटर मास से पास कर रही है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है भाई साहब एम एल स्क्वायर बाई 12। और स्क्वायर में प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर मास से पास होने वाली जो एक्सिस होती है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई साहब, उसके बाद होता है एम एल स्क्वायर बाई 6। कोई भी रेक्टेंगुलर लेमिना है, वन एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3, वन एंड के अबाउट नीचे अगर देखिएगा तो एम बी स्क्वायर बाई 3, और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर उसके अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 12। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी जो भी है आप उसको याद कर लीजिएगा। होलो सिलेंडर है तो रिंग के ऊपर रिंग रखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होना चाहिए वही होलो सिलेंडर का होना चाहिए, क्योंकि रिंग रिंग रखने से हमारा होलो सिलेंडर बन जाता है। तो इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर। वहीं अगर तू डिस्क लेगा तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, इसलिए डिस्क रखोगे तो वो बन जाएगा आपका कितना एम आर स्क्वायर बाई 2। दो थ्योरम हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कहती है कि सपोज कोई भी प्लेनर बॉडी है, उसके किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताए I1, उसके परपेंडिकुलर उसी प्लेन में कोई दूसरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको I2, तो तीसरी एक्सिस उन दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I1 प्लस I2। ये होती थी आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर हम लोगों ने पढ़ा पहला एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट होता था I बराबर IC प्लस MD स्क्वायर। IC होता था सेंटर मास से पास होने वाली एक्सिस, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M होता था टोटल मास, D होता था डिस्टेंस, मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। एक एक्सिस है जो सेंटर मास से पास कर रही है और दूसरी एक्सिस जिसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हो और उस एक्सिस के D डिस्टेंस दूरी पर वो पैरेलल है। ये होती थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर उसके बाद हमारा आता था टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस हेड। R वो वेक्टर है जिसकी पूछ वहां पर है जिसका अबाउट आपसे टॉर्क पूछा जा रहा है। बिल्कुल उसी एंगुलर मोमेंटम होता था पार्टिकल R क्रॉस MB, जहां पर R होता था वो पोजीशन वेक्टर जिसकी पूछ वहां पर है जिसका अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा जा रहा है, V उसकी वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पार्टिकल का आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आते थे इक्विलिब्रियम के सवाल। इक्विलिब्रियम में ध्यान दें, अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क 0 है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर ओवरऑल इक्विलिब्रियम दे रखा है तो नेट फोर्स भी 0 करना है, नेट टॉर्क भी 0 करना है। नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 कर दे फिर आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन फिर भी वाला पॉइंट पकड़ो जिससे अबाउट जिससे ज्यादा से ज्यादा फोर्स पास कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा होता था फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन स्टार्ट। फिक्स एक्सिस रोटेशन में काम के फॉर्मूले सारे रिवाइज कर देते हो। एक्सिस हमारी फिक्स है, एक्सिस फिक्स है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इससे हमको अल्फा पता चलता था, टॉर्क हम लिखते थे एक्सिस का अबाउट, आई भी हमारा आता था एक्सिस का अबाउट। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेसिकली होता था आई इंटू ओमेगा, जहां आई होता था एक्सिस के अबाउट, ओमेगा आपको गिवन है, और एक होती थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब इसमें अगर कभी आपसे ओमेगा पूछेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम कहेगी वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप देखो सेंटर मास नीचे कितना आया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी उतना लिख दो। हिंज फोर्स का वर्क डन अक्सर 0 देखने के लिए मिलता है। फिर बस 3-4 बातें आप याद रखिए। कभी आपसे स्पीड या ओमेगा पूछेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में याद कीजिएगा। कभी आपसे अल्फा पूछेगा तो 99% केस में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ही लग रहा होगा, तो वहां पे टॉर्क लिखिए इक्वल टू आई अल्फा के बराबर कर दिएगा, सॉल्व करके हमारा अल्फा निकल के आ जाएगा। जब भी कभी आपसे हिंज फोर्स पूछेगा तो बल्मा को याद करें। बल्मा मतलब नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। अगर आपने इसके सवाल किए तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। उसके बाद फिर फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन में ही जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल आते हैं कि सपोज एक रॉड है, इधर से एक पार्टिकल आया भैया रॉड से टकरा गया, तो बता दो रॉड अगर फिक्स कर रखी है तो बता दो भाई साहब ओमेगा कितना होगा रॉड का टकराने के बाद, या पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। ऐसे केस में अक्सर आपको कुछ नहीं करना होता, हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना होता है। फिर हमारा आ जाता था सीआरटीएम। सीआरटीएम में आपको हर बंदे की वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए। वहां पर याद रखिए जब ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी लिखो तो रोटेशन को भूल जाओ, जब रोटेशन वाली वेलोसिटी लिखो तो ट्रांसलेशन को भूल जाओ। फिर आपको हर बंदे का एक्सेलरेशन लिखना आना चाहिए। एक्सेलरेशन में हमेशा 3 टर्म आते हैं, याद रखना। एक टर्म आता था एक्सेलरेशन सेंटर मास वाला टर्म, एक टर्म आता था वहां पर
ए बराबर आर अल्फा मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाला टर्म, और एक टर्म आता था सेंटोमास के अबाउट वो जो जनरल पॉइंट घूम रहा होगा, रोटेशन मोशन कर रहा होगा, जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन वाला टर्म। मतलब तीन टर्म आते थे, एक तो सेंटोमास का एक्सीलरेशन वाला टर्म, एक सेंटोमास के अबाउट रोटेशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाला टर्म, और तीसरा सेंटोमास के अबाउट सर्कुलर मोशन आर ओमेगा स्क्वायर वाला सेंटीमीटर एक्सीलरेशन वाला टर्म। ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अब लोग जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। सीआरटी में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एमबी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होता है सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ एमबी स्क्वायर में एम होता है टोटल मास, वी होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। उसके बाद जो है आपको रोलिंग वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। अगर सपोज मैं बोलूं ग्राउंड पे एक गोला है, उसकी वेलोसिटी आगे बी है, वो ओमेगा से घूम रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर 0 तो उसको रोलिंग गोला करते थे इक्वल टू आर ओमेगा। यही रोलिंग जब लोगों ने इंक्लाइन प्लेन पे करवाई थी तो वहां पर फॉर्मूला निकल के आता था एक्सीलरेशन का, ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूं, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। यहां पर आप बोल सकते हो सर जिसका आई ज्यादा होगा इसका एक्सीलरेशन कम होगा, वो उतना होले होले आएगा, उतना धीरे धीरे आएगा, उसकी वेलोसिटी इतनी कम होगी, उसका ओमेगा इतना कम होगा, उसको उतना वक्त ज्यादा लगेगा। तो इस टाइप के सवाल वहां पे देखे जाते थे। फिर आता था आपका सीआरटीएम। सीआरटीएम में आप एक फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर कीजिएगा एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम इन सीआरटीएम का फॉर्मूला होता था आईसी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एमबीसी। आईसी होता था सेंटोमास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आपको बताया जो कि गिवन होगा। आर होता था वो वेक्टर जिसकी पूंछ वहां पर है, जिसके अबाउट आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, और आर की जो मुंडी होती थी वो सेंटोमास पर होती थी, और यहां पे आर क्रॉस एमबी में बी होता था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एम होता था टोटल मास। में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सीआरटीएम में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला किसी जनरल पॉइंट के बाद हम लोग लिखा करते थे आईसी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एमबीसी। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और बचा, इसको बोलते हैं टॉपलिंग। टॉपलिंग में अक्सर सवाल पूछा जाता था कितना फोर्स लगाते कि बॉडी टॉपल कर जाए, तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल को शिफ्ट करके आप लेके चले जाओ। कहां पर? नॉर्मल को शिफ्ट कोने पे लेके चले जाओ, और जब जिस कोने पे लेके गए हो उस पॉइंट के अबाउट चौथा ऑफ टर्बुलेंस करके आप वहां पर निकाल सकते हो कि इतना फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब इससे ज्यादा फोर्स लगाओ तो बॉडी क्या कर जाएगी? टॉपल कर जाएगी। फिर उसके बाद टॉपलिंग जब हम इंक्लाइन प्लेन पे कराते थे तो वहां पर एंगल आते थे, दो एंगल आते थे। एक एंगल आता था फिसलने वाला एंगल जिसको बोलते थे एंगल ऑफ स्लाइडिंग, उसकी वैल्यू होती थी tan थीटा, फिसलने वाला एंगल बराबर म्यू एस। और एक आता था टपकने वाला एंगल जिसको बोलते थे एंगल ऑफ टॉपलिंग, उस केस में tan थीटा बराबर आता था L/H, जो कि आप लोगों ने डेरिवेशन देख लीजिएगा किस हिसाब से हम लोग उसको डिराइव करते थे। तो दिस इज द होल रोटेशन मोशन इन द 5 मिनट। मजा तो आया होगा बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।